हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2 का एग्ज़ाम, जो कि आपको पता है कि जो भी हमारे जो रिमेनिंग 10 जोन है उनका एग्ज़ाम 16/6/2022 को हुआ है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो 17 तारीख हो चुकी होगी। ठीक है। देखो, इसमें टोटल आपको पता है कि 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हम मैथ सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं। देखो, जीके के तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए, लेकिन अब देखो जीके का मुझे नॉलेज है नहीं, तो फिर मैंने वो क्वेश्चंस इसमें डाले नहीं है। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, वो मैंने इसमें ज़रूर डाले हैं जो पता चला है। बाकी रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पता नहीं चल पाते हैं, लेकिन मैथ्स के पता चल पाए हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखो, कल तो हमने लगभग 73 के आसपास करवाए थे, लेकिन आज थोड़े कम आए हैं। देखो, उसका रीज़न एक ये भी है कि आज की टोटल जो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो 2 शिफ्ट ना थोड़ी ऐसा लोग बता रहे हैं कि शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट थर्ड है थोड़ी अच्छी पूछी गई थी, और शिफ्ट टू थोड़ी उनके कंपैरिजन में आसान थी, तो लोगों को थोड़ा डेटा याद नहीं रह पाया, लेंदी था। ठीक है। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं, सबका जो डेटा है वो एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ है। जिनका डेटा नहीं है उनका मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता दूंगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। और आपने अगर एग्जाम दिए हैं या आपने एनालिसिस देखा है, तो एक चीज़ आपने ये नोटिस की होगी कि जो कल जैसे हमने एनालिसिस करवाया था, उस पे बेस्ड डिट्टो 2-3 क्वेश्चन बस वैल्यू चेंज करके भी आए थे। मतलब पैटर्न तो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस का सिमिलर ही है, बस थोड़ा बहुत तो चेंजेस देखने को आपको मिलेगा ही। लेकिन आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि चाहे एनालिसिस आप कहीं से भी देख रहे हो, आपको बस पेपर का पैटर्न पता चल रहा है। ठीक है। जैसे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि पेपर का जो पैटर्न है ना, बहुत ज़्यादा बदल नहीं रहा है। मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल बदल रहा है, लेकिन जो एक पैटर्न है वो सेम टाइप का पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम टॉपिक से, सेम टाइप के सेम क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। मतलब कि जैसे किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस से, तो लगभग हर शिफ्ट में फिर उतने ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो ये सब तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी देखो, पीडीएफ के लिए आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल से आपको मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगहों पे मिल जाएगी। ठीक है। तो ये सब बहुत हो चुका है, अब हम सीधा हम मुद्दे पर आते हैं और हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की कमी आपके पास है, इसका मुझे पता है। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये हमारा शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है। देखो, शिफ्ट 2 और 3 के तो ठीक ठाक क्वेश्चन मिल गए, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन इतने मिल नहीं पाए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये था, बोल रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ से तो कितना बच जाएगा, सिर्फ x। और यहाँ से जब 4 और x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1/x डिवाइड। ऐसे ही यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो 9x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x। और जब यहाँ से 9x का भाग देंगे तो ये बच जाएगा 10/9, और देन ये 9 से 9 कट जाएगा, 1/x। ये चीज़ आ गई। कॉमन लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि जो ये हमारे x से x है ये कट जाएंगे, और तो यहाँ से तो 4/9 बच गया, और जो वैल्यू बची अंदर वो हमें पता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x प्लस 1/x बचा है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारी 4 हो जाएगी डिवाइड में। यहाँ पे देखो, एक तो x प्लस 1/x है, जो तो कितना हो जाएगा 4, देन उसके बाद 10/9 और बचा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16/9 इंटू इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 चौके 36, 36 और 10 46। तो 46 डिवाइड 9 आएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, 4 से देखो 16/46 है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/23। यही सवाल का हमारा सही जवाब था, और एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चंस को हम फटाफट डिस्कस करेंगे, थोड़े कम टाइम में हम तो 40-45 मिनट में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्लस नहीं था, यहाँ पे बीच में था मल्टीप्लाई, और पूछा था क्योंकि इसका जो आंसर बताया था वो 30 आ रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सोचा कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली प्लस नहीं था, मल्टीप्लाई था। तो फिर हम इसको बेसिक से ही बना लेते हैं, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही क्या है। देखो, कॉसेक क्या होता है हमारा, 1/sin a है, और जो हमारा tan है इसको लिख देंगे हम sin a/cos है। क्योंकि देखो, कुछ क्वेश्चन सबको याद नहीं रह पाते हैं, तो फिर उनको थोड़ा बैठाना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा कुछ याद नहीं रह पाता हर किसी को। तो देखो, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1/cos है, 1/cos है मतलब कितना आ गया, sec a की वैल्यू 2/√3 है। आपको पता है कि sec a की वैल्यू 2/√3, a बराबर 30 पे होता है, तो 30 पे तो ये होता है हमारा, क्योंकि cosec 30 होता है, cos 30 होता है √3/2। तो cos का उल्टा sec होता है, तो ये इसका 30 आंसर भी आ गया। तो दोनों चीज़ें हमारी वेरीफाई भी हो चुकी हैं। ये क्वेश्चन भी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है आज का। ओके। देखो, ये एक रीजनिंग से क्वेश्चन आया है, ये मेरे पास आ गया तो मैंने इसको ले लिया।
यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड वन आउट है, 4 ऑप्शन है इसमें, बोल रहा है कि एक ऑड कौन सा है, मतलब 3 किसी एक सिमिलर लॉजिक से रिलेटेड होंगे, एक नहीं होगा। तो देखो यहाँ से मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है, ये क्या है हमारा 6 का क्यूब है, और देन ये कितने का है, 9 का क्यूब है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 7 का क्यूब है, देन ये 10 का क्यूब है, ठीक है। इसकी बात करूँ तो ये 5 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। तो सारे क्यूब क्यूब में चल रहे हैं, तो ये 4 का क्यूब है एंड ये हो जाएगा 11 का क्यूब। देखो तो एक चीज़ तो आपको समझ आ रहा है कि सारी चीज़ें क्यूब में चल रही हैं, लेकिन एक और चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे, यहाँ 5 से 8 है यानी 3 जोड़ के क्यूब हो रहा है, 7 से 10 है 3 जोड़ के हो रहा है, 6 से 9 3 जोड़ के हो रहा है, जबकि यहाँ पे 4 से 11 7 जोड़ के हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऑड वन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ट्रिपेजियम से आया था, ट्रिपेजियम से पहले भी क्वेश्चन आया था और इस शिफ्ट में भी आ गया। अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो सेम क्वेश्चन आया था इसमें, मतलब वैल्यू चेंज करके। हाँ देखो इस क्वेश्चन का थोड़ा वैल्यूज है ना वो इधर उधर है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। इसमें ये वाली वैल्यूज तो पता है कि एरिया शायद 1728 था, बट जिसने बताया है उसको थोड़ा बाकी साइड्स में कन्फ्यूजन था, ठीक है। लेकिन देखो हमको वैल्यू से नहीं पता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम है या समलंब चतुर्भुज है, उसका एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा पैरेलल साइड्स का सम। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो पैरेलल साइड कौन सी होती है, ये हमारी पैरेलल साइड होती है। तो इन दोनों का सम यानी ए बी प्लस सी डी इंटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है लंबवत दूरी कौन सी होती है, ये वाली। तो ये एच, ये हमारा एरिया होता है जो कितना गिवन है 1728 है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 1/2, और जिसमें देखो एक साइड हमें 12 दी है, ये हाइट चॉइस दी है, और हमसे पूछा था कि दूसरी साइड क्या है। ऐसा सेम क्वेश्चन कल भी कराया था मैंने। किसी भी एक साइड को मान लेते हैं कि ये 12 है, लेट से कि ये 12 है, दूसरी साइड हमें सी डी निकालनी है, इनटू हाइट। हाइट पता है आपको 24 है, ये कितना गिवन है 1728। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 से 12 टाइम चले जाएगा। इस सवाल का डेटा इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता है। ये हो जाएगा 12 एकम 12, बचेंगे कितने 5, तो 52 हो गया ना, 12 चौके 48, 4 12 चौके 48, 144। तो यहाँ से सी डी कितना निकल के आएगा, 144 में से 12 कम हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, और 14 में से 2 गया तो 13, 132 ये आना चाहिए, ठीक है। देख लेना बाकी आप कैलकुलेशन, और फॉर्मूला ये है, बस यही आपको अप्लाई करना है, और इस पे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, इसका भी डेटा थोड़ा एग्जैक्ट नहीं पता है, पर क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। कि कोई पर्सन है 360 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और 60 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी थी। अब एवरेज स्पीड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, बेसिकली कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। वैल्यू सेम नहीं होंगी तो भी चलेगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल जितनी भी दूरी हमने चली है डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लगा है, यही तो हमारी एवरेज स्पीड होती है। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 360 ये हो गई, 120 ये हो गई, और 60 ये हो गई। अगर इन सबको मैं जोड़ूं तो ये आएगा 36 और 2 38 और 2 47, 48 से 54, 540 किलोमीटर हो गया। और टाइम की बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, मैं कलर जैसे चेंज कर लूँ कि 360 किलोमीटर 60 से चल रहा है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा, 6 घंटे लगा होगा, और 4 तिया 12, यहाँ पे 3 आवर लगा होगा, और इस वाले में कितने लगा होगा, 12 पंजे 60, 5 आवर लगा होगा। तो टोटल कितना टाइम लग गया, 5 यहाँ से और 3 यहाँ से 8, और 8 बचे 14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 200 में इसको 2 से काटता हूँ तो ये 270, और ये आ जाएगा 7। अब देखो ये इससे कट नहीं रहा है, तो हो सकता है डेटा कुछ अलग हो, बट कॉन्सेप्ट हमारा इस सवाल का था वो यही था। टोटल डिस्टेंस निकालनी है बटे में टोटल टाइम, टाइम हमने यही निकाल दिया, उसको नीचे नहीं लिखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सिर्फ 2 का ही क्वेश्चन है, ये वाला भी, और सेम डेटा के साथ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन सेम डेटा के साथ है उनको मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं है उनके बारे में मैं आपसे नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आए थे। देखो ऐसे है कि ए बी सी डी क्या है, हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए बी क्या है, हमारा व्यास है। ए बी, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ये क्या है, व्यास है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कहीं सेंटर ओ होगा, हमें दिया है एंगल सी 129 था, ए बी सी। देखो इसमें एंगल सी नहीं दिया था, इसमें एंगल डी गिवन था, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये वाला एंगल दिया था 129, और हमसे पूछा था एंगल सी ए बी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सी ए बी पूछा था। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ,
इसको यहाँ से मिला दिया। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सर्कल है, ये इसमें डायमीटर है, व्यास है, व्यास से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी आप इसके जो व्यास के दोनों सिरों से जो लाइन जाती है वो 90 डिग्री पर काटती है किसी भी पॉइंट पर। तो ये भी हमारा व्यास है, यहाँ से एक ये कॉर्ड चले गई, एक जीवा, ये दूसरी जीवा, एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काटती है। और देखो जब ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके एंगल सी और एंगल बी, जो बी है, सॉरी डी और बी है, इनका सम 180 होगा। यानी जब ये 129 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 129, तो कितना बचेगा यहाँ से, 30, 51 आ जाएगा, ये 51 आ गया। अब ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ, एक एंगल हमारा 90 है, एक एंगल 51 है, और तीसरा यही तो निकालना है हमें, तो तीनों का सम 180 होता है। और ये दो का कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 141, तो 180 में से 141 जाएगा तो कितना बचेगा, अगर 140 होता तो कितना बच जाता, 40, लेकिन एक कम बचेगा, 39। तो ये वाला एंगल हमारा 39 डिग्री निकल के आ गया, और एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, देखो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सेम डेटा नहीं है, मैं जिस क्वेश्चन का एग्जैक्ट डेटा है उसका मैं आपको बता दूंगा, जिसका कंफर्म नहीं पता है उसका भी मैंने थोड़े ऐसे ही डेटा ले लिए हैं बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। क्वेश्चन ऐसे था कि ऐसे कुछ डेटा हुआ दिया होता, हमसे बहुलक पूछा था। अब आपको पता ही है कि बहुलक क्या होता है। बहुलक कुछ नहीं होता, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना उसी को हम बोलते हैं बहुलक। तो हम देखेंगे कि 17 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम, 17 4 टाइम हो रहा है। कि इससे ज़्यादा भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 28 तो नहीं हो रहा है, 27 भी नहीं हो रहा है, 26 17, ठीक है। तो जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो इस सवाल में जो बहुलक है वो हमारा क्या हो जाएगा, 17 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो बहुलक हो जाएगा 17। बहुलक को बोलते हैं मोड। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि क्या आया था। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे था, एक डीआई का क्वेश्चन आया था। अब ये भी नहीं पता किस बारे में था ये, लेकिन ऐसे था, इस साइड में कुछ डेटा दिया हुआ था, इस साइड में कुछ डेटा दिया था, और पूछा ये था कि इन टोटल का सम कितना होगा, ऐसे कुछ करके था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, तो करना क्या था, यहाँ पे जैसे जो वैल्यू दी थी उससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी उन दोनों का आपस में क्या मल्टीप्लाई करना था। जैसे यहाँ पे वैल्यू ए थी, वहाँ पे बी थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसे सबका सम पूछा था, ठीक है। और इसके हमारा डेटा नहीं है इस क्वेश्चन का, और ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर हमारे पास आया था कि आंसर इसका 332 है। और डेटा जो भी रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ठीक है। वो तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा उस हिसाब से आप कर लोगे, बाकी मैंने बता दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आया था। देखो ये सवाल एवरेज का है, बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनमें पहली 5 का एवरेज क्या है, जेड है। देखो इस क्वेश्चंस को मैंने आपको शायद पहले भी एवरेज के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उसमें मैंने बताया होगा कि जब क्रमागत संख्या होती है तो 5 संख्याएं हैं हमारी, जैसे ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। पांचवी है तो एवरेज क्या होता है, या तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज बराबर होता है क्रमागत संख्याओं का एवरेज, या फिर जो मिड नंबर, टोटल 5 टर्म है ना हमारी, तो इनमें 2 इधर छोड़ दी हमने, 2 इधर छोड़ दी, जो मिड वाली वैल्यू है यही हमारी एवरेज होती है। तो एवरेज कितना आ गया हमारा, ये जेड गिवन है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ 5 संख्या है, बोल रहे हैं कि लास्ट जो 3 नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। अगर जब ये जेड है तो ये जेड प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं, ये जेड प्लस 2 रहा होगा। और 7 तो ये छठी, और ये 7वीं, जब ये जेड प्लस 2 रहा होगा तो ये जेड प्लस 3 होगा, और ये जेड प्लस 4। पूछा क्या है इसने, लास्ट 3 नंबर का एवरेज, यही पूछा था एग्जाम में, लास्ट 3 नंबर का एवरेज। और ये एग्जैक्ट वैल्यू के साथ सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया था, शिफ्ट 2 के एग्जाम में। तो देखो अब लास्ट 3 नंबर का एवरेज निकालना है, यानी इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाल लेंगे, तीनों का सम कर देते हैं। देखो जेड 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 कितना हो गया, 3z प्लस 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 3 नंबर है ना तो 3 का भाग दे देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, जेड प्लस 9/3 जेड, तो जेड प्लस 3 आ जाएगा, यही हमसे पूछा था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेड प्लस 3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ये सिर्फ 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। बोला था कि एक रोम्बस था, जिसका रोम्बस को बोलते हैं आई थिंक समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि इसका एरिया 440 गिवन था, और एक डायगोनल, एक जो विकर्ण है वो हमारा 20 था, तो दूसरा पूछा है। तो देखो रोम्बस या समचतुर्भुज का आपको एरिया पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, d1 गुना d2, ये होता है। और रोम्बस का एरिया ये था 440, जिसमें हमें क्या गिवन था, एक डायगोनल यानी d1 की वैल्यू थी, तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, d1 की वैल्यू रख देता हूँ, d2 हमें निकालना है। तो 2 से ये 10 टाइम चले जाएगा, और ये 0 से 0, तो d2 कितना निकल के आएगा, दूसरा डायगोनल 44 निकल के आएगा, यही हमसे पूछा था। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये सिर्फ 3rd में पूछा था आपके एग्जाम में, अगर आपने दिया होगा
ठीक है, जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि एक संख्या है n, ठीक है, जिसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है। एक n कोई संख्या है जिसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r लिख रहा हूँ मैं, ये कितना आता है, 3 आता है। बोल रहा है कि देन विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कौन सा नंबर है इन सब में से जो 7 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। ठीक है, तो देखो इस सवाल का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप n की जगह एक नंबर ले लो, ठीक है, जिससे आपकी गलती होने के चांस मिनिमम हो जाएंगे। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो n एक ऐसा नंबर लेना है जिसको जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 शेषफल भी बचना चाहिए। तो 10 ले लेते हैं। जब 10 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो एक टाइम जाता है और 3 रिमाइंडर भी बचते हैं। तो इसी के बेस्ड पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब जब ये 10 है तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देन विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो कोई नंबर है 10, इसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं, 1 टाइम गया 7, अब 3 बचा। अब इस नंबर को 7 से डिविजिबल करना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो या तो जो हमारा जो नंबर है उसमें से रिमाइंडर को घटा दो, यानी n में से या तो 3 घटा दो तो भी हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि जो रिमाइंडर से वो कट जाएगा ना। जैसे कि यहाँ 10 था तो 10 में से अगर मैं 3 को घटा दूं तो 7 आएगा जो हमारा कट जाएगा। या दूसरा तरीका है कि जितना कम है ना नंबर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, उतना जोड़ दो। ये जब 3 है, अगर इसको 7 से डिवाइड करना है तो अगर इसमें मैं 4 और ऐड कर दूं तो पूरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये 10 है, जब 10 में मैं अगर 4 और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, हमारा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो n है वो हमने क्या माना था, 10 माना था, तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी n+4 होगा, वो हमारा 7 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, तो रिमाइंडर आएगा 0। तो आंसर वॉज n+4। अच्छा क्वेश्चन था एक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। बाकी आप ऐसे किया करो इन क्वेश्चनों को वैल्यू लेके, तो आप गलती नहीं करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से था, ये भी सिर्फ थर्ड में पूछा गया। क्वेश्चन ऐसे था कि कोई नंबर्स हैं, इनका रेंज और मीडियन का रेशियो पूछा था। देखो रेंज में बताता हूँ आपको क्या होता है। रेंज क्या होता है, कोई भी जो डेटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर होता है वही होता है हमारा रेंज। रेंज को हम हिंदी में कहते हैं परिसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू इस डेटा में। देखो अब मैं बता देता हूँ कि डेटा एग्जैक्ट शायद ये नहीं था, कुछ और था, लेकिन मैंने समझाने के लिए डेटा लिख दिया जिससे आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 54 नज़र आ रही है और मिनिमम की अगर बात करें तो 24 नज़र आ रहा है। तो ये 5, 4 में से 4 0, 5 में तो 30, ये तो क्या है, हमारा रेंज आ गया। एक पूछा था मीडियन। देखो मीडियन आपको पता है मीडियन कैसे निकालते हैं, डेटा को पहले हम आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े, और फिर निकालते हैं हम मिड टर्म। देखो टोटल टर्म कितनी है, ये है 1 2 3 4 5 6 टर्म है। 6 टर्म है, इसका मतलब है कि देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। 6 टर्म है तो 2 टर्म हमारे इधर रह जाएंगे, 2 टर्म इधर रह जाएंगे, तो 4 हो गई। यानी जो थर्ड नंबर के टर्म है और फोर्थ नंबर के टर्म है इनका एवरेज होगा हमारा, क्योंकि बीच में एक टर्म नहीं है ना, जब इवन है तो दो ऑड टर्म होती है। तो पहले तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर तीसरी और चौथे टर्म चाहिए। अब हम लिखेंगे नहीं, हम देख लेंगे कि कौन सी टर्म होंगी। तो ये हमारी पहली हो जाएगी 24, देन उसके बाद ये हो जाएगी दूसरी, तो तीसरी ये है 40 और चौथी है 44। तो 40 44 कितना हो गया, 84, 84 का आधा हो गया 42। यानी जो हमारी मीडियन है वो 42 निकल के आ गई, और जो रेंज कितने निकल के आ गई, 30। तो इनका रेशियो पूछा था तो 30/42। 2 से काटेंगे 15 टाइम, ठीक है, 6 से कट रहा है तो 6 पंजे 30 और 6 7 42, 5/7 है। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, अब कोई ऐसा बंदा होगा जिसने एग्जाम दिया होगा तो बोलेगा कि सेम वैल्यू नहीं थी, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम वैल्यूज नहीं थी, बस मैंने समझाने के लिए आपको लिया और आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ भी गया होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता शिफ्ट 2 में ऐसा ही पूछा गया था। ऐसे हमें डेटा दिया था, ठीक है, ऐसे रेंज दी गई थी। पूछ रहा था कि इसकी जो, ऐसे कुछ दिया था कि 75 से 78 है, इसमें जो उच्च सीमा है वो कौन सी है। तो इसमें जो बड़ी वाली है वो कितनी हो जाएगी, 78। ये कुछ बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था। ओके, देखो ये क्वेश्चन सिर्फ थर्ड का है, ये हमारा एक एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, एसआई का नहीं, सीआई का है। बोला कि 5,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, रेट है 20%, तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 3 साल के लिए तो आपको डायरेक्ट तरीका पता ही है। देखो 20% तो हो जाएगा 1/5। तो हम क्या करेंगे, 5,000 का पहले तो निकालेंगे 1/5, तो 1/5 कितना होता है, 1,000। फिर 1,000 का 1/5 निकालेंगे, 1,000 का 1 इस पैटर्न पे मैंने आपको कल ही क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, फिर ये 200 का 1/5 निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 40। और फिर क्या करते हैं,
हमारा जो रेशियो होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 3000 तो यहाँ से आ गया और 600 यहाँ से आ गया, देन उसके बाद 40 ये आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, 3 और 36, 3640 रुपये हो गए। ठीक है, ये हमारा ब्याज आ गया। तो हमसे पूछा गया था कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 5000 में इन दोनों को जोड़ दोगे तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, देखो 5 और 3 8, 8640 रुपये आ गया। एक तो ये तरीका था, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ इरेज, या एक काम करता हूँ, मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए देखो, प्रिंसिपल 5000 है और रेट 20% है ना। 5000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है एंड रेट है 20%। पूछा क्या था, कहाँ गया, 3 साल बाद अमाउंट पूछा था, 3 ईयर बाद अमाउंट पूछा है। तो मैं एक रेशियो मेथड से बता देता हूँ। वैसे तो मैंने जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था ना, उसमें फर्स्ट या सेकंड कोई से एनालिसिस में 4-5 तरीके बताए थे सीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एनालिसिस में ही मैंने। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा। बाकी मैं रेशियो मेथड बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि रेट हमारी 20% रहता है, 20% क्या हो गया, 1/5, यानी ये 5 से 6 हो जाएगा पहले ईयर में, दूसरे ईयर में भी 5 से 6, तीसरे ईयर में भी 5 से 6। तो 125 से ये कितना हो जाएगा, 216। 125 क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे ये अमाउंट होता है। तो 125 की वैल्यू है यहाँ पे 5000। ठीक है, तो 216 की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 200 और 5 से जगह 40 टाइम, तो ये 40 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 216 गुणा 40। तो ये तो जीरो आ गया, और 4 छः 24, असिलाई 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 और 2 8, 8640 है ना। वेरीफाई भी कर लेते हैं हम, यहाँ पे भी हमारा 8640 निकल के आ गया था। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 2 तरीके बहुत हैं अभी के लिए। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 14 हमारे हो चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक दो सर्कल है, 2 सर्कल है, जिनके रेडियस क्या है, 24 सेंटीमीटर है। एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करते हैं। देखो, मान लो इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है। तो ये एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करते हैं। देखो, जब सेंटर से एक दूसरे को पास करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, O1 से लेकर O2 तक हमारी रेडियस ही तो है, जो कि कितना है, 24। ठीक है, और अगर इस पॉइंट से इनकी जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है, यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। देखो, उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी, ये वाली, इसको मैं यहाँ से मिला दूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से मिला रहा हूँ, तो ये भी तो रेडियस ही है हमारी, और इसको मैं यहाँ से मिला रहा हूँ, ये भी रेडियस है, यानी ये भी 24 आ जाएगी, ये भी 24 आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिसकी साइड हो जाएगी 24। ये 24, ये 24, ये 24। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये मिड पॉइंट की, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, ये 12। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है, किसी भी जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, ये a/2 है, तो ये जो हाइट कितनी होती है हमारी, यहाँ पे a² - a²/4। तो 4 - 1 √3/2, तो √3/2 a टाइम होता है, यानी साइड का √3/2 होता है। तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू ए मतलब साइड, साइड कितना है, 24। तो 2 से 12 चले जाएगा, यानी हाइट कितने निकल के आ गई, 12√3। ठीक है, तो देखो ये वाली लेंथ इतनी 12√3 आ गई, और ये देखो जैसे ऊपर फिगर बनेगी वैसे ही नीचे सेम डिट्टो बनेगी, तो ये भी 12√3 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 24√3। यही पूछा था, कॉमन कॉर्ड है जो उभयनिष्ठ जीव है उसकी लंबाई। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये सिर्फ थर्ड में पूछा गया सवाल है और एग्जैक्ट वैल्यू के साथ है। बोल रहे कि 14 6 2 ए और 24 का एवरेज 16 है। तो ये कितना हो गया, देखो 14 और 6 20, और 20 और 24 कितना हो गया, 44। 44 ये और 2 ये कितने हैं, ये टोटल नंबर 1 2 3 4 4। ये कितना है, 16। तो 16 चौके 64 हो जाएंगे, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 64। और इसमें से 44 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, ये 0। 6 - 4 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। यही पूछा था, आसान क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, बट इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया है। वैसे तो आसान क्वेश्चन ही है। देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि kx - 3y है, इसकी वैल्यू 6 है, और एक बिंदु है जो 3,2 से ये पास हो रही है लाइन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो जब 3,2 से गुजर रही है तो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y, तो x और y की ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो x की जगह रखेंगे हम 3, तो 3k - 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 बराबर 6। तो यहाँ से 3k कितना आ गया, देखो ये 6 है और ये 6 इधर हो जाएगा 12। 12 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 12/3 4, तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी।
देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। पता नहीं ये क्वेश्चन सही है कि भी नहीं है, सॉल्व करके देखते हैं। काफ़ी बड़ा और लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है। वैसे तो सिर्फ थर्ड में कुछ ऐसा पूछा गया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से ही था, हो सकता है मैंने थोड़ा लिखने में गड़बड़ कर दिया हो। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और यहाँ पे स्पेस भी कम है वैसे तो, सॉल्व करने के लिए अगली सीट पे कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, एक बेलन है हमारा। बेलन का जो रेडियस है 16/2, 16 सही 2/3% ज़्यादा है हेमीस्फेयर के रेडियस से। देखो पहले तो हम बात करते हैं 16 सही 2/3% कितना होगा हमारा। तो ये आपको डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 1/6। तो ये तो हमारा क्या हो गया 1/6 ज़्यादा है किससे, हेमीस्फेयर के रेडियस से। ठीक है, देखो 1/6 का मतलब है 6 से 7 हो गया हेमीस्फेयर। तो ये जो हमारा रेडियस आया ये किसका है, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर को बोलते हैं अर्ध, SPE, हेमिस्फेयर हो गया ये, अर्धगोला। और ये क्या है हमारा, ये बेलन है। क्योंकि इतना ज़्यादा था ना, 16 से 2/3% ज़्यादा, यानी 6 पे 1 ज़्यादा 7। तो ये तो रेडियस का रेशियो है हमारा हेमिस्फेयर का और बेलन का। ठीक है, इतनी जानकारी हो चुकी है। अब आगे बोल रहा है जिसकी हाइट है 21। किसकी हाइट है, सिलेंडर की, बेलन की हाइट। ठीक है, सिलेंडर की हाइट यानी इस जो बेलन है इसकी हमें हाइट गिवन है, दैट वाज 21। और क्या था, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कौन सा स्फेयर, हुज रेडियस इज 7। ऐसे स्फेयर के बराबर है जिसकी रेडियस 7 है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है हमारा, कहाँ गया यार, यहाँ सॉल्व कर रहे थे। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो देखो सिलेंडर के रेस्पेक्ट में आर क्या है हमारा, ये है। इसके साथ में कोई नंबर मान लेता हूँ, लेट्स से कि k हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पाई को मैं रख देता हूँ, पाई रहने देता हूँ, और आर की जगह क्या रख देता हूँ 7k। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 49k² इंटू एच, और सिलेंडर की हाइट है 21। ये बराबर है गोले का, यही था ना, स्फेयर का वॉल्यूम के बराबर है जिसकी साइड है 7। तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ और रेडियस हो गई 7, तो 7 का क्यूब यानी 7 × 7 × 7। देखो यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं कि सही है कि नहीं क्वेश्चन। पाई से तो हमारा पाई चले जाएगा, देन उसके बाद इस 2 7 से ये चले जाएगा, और इस 7 से ये 3 चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k² आ गया, और यहाँ पे कितना बचा है हमारा, ये 4 रह गया ना। देखो 4 तो यहाँ पे है, और ये 3 इधर भाग लग जाएगा, 3 × 3 9। यानी जो k की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/3। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। देन हमसे पूछा गया था, वो हम देख लेते हैं। हमसे पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछा था। देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, यानी अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है। तो अर्धगोले का होता है 2/3 πr³। टोटल का 4 होता है, तो 2/3 πr³ पूछ रहा है। अब देखो आर क्या आएगा हमारा, जो अर्धगोला था हेमिस्फेयर की रेडियस थी 6k। तो 6 × k, और k की वैल्यू कितनी है हमारी 2/3। तो 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। यानी अर्धगोले की जो रेडियस है इस वाले की, इसको मैं कैपिटल R लिख लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो रेडियस में। ठीक है, ये कैपिटल R लिख ली, तो ये हो जाएगा 2/3। पाई को पाई रहने देते हैं, आर का क्यूब, आर कितना है 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, एक थोड़ा लेंदी सा भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है कि जो एक कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, नहीं पूछा है, रेडियस दिया है 0.2 और हाइट दिया है ये। तो आपको पता है कि सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh। यहाँ से 2 पाई का पाई रहने देते हैं, या जिसमें भी आंसर होगा। आर कितना है हमारा 0.2, तो 0.2 को ऐसे लिख लेते हैं 2/10 इंटू एच, ये है 7/10। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 2 4, 4 7 28, 28 में 100 का भाग लग रहा है, तो 0.28 पाई हो जाएगा ये। और पाई की वैल्यू इसमें पक्का ना डिजिट में ही नहीं होगी, ये रखी होगी, क्योंकि 28 से कट जाएगा ना ये। तो ये 7 चौके 28 यानी 0.4 टाइम कट जाएगा, और 22 चौके 88, तो 8.8 इतना आना चाहिए ये। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो तो आप देख लेना। देखो एक ऐसा कुछ क्वेश्चन था हमारा, ये सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन है। बोल रहा था कि जो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं और नॉन स्किल्ड है, इनका नंबर दिया हुआ था कि ये 12 है, ये 14 है, ये 10 है, और इन सब की सैलरी दी गई थी अप्रोक्स इतनी दी थी, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 13,100 थी। और जो इनकी इफिशियंसी थी, यानी जो कार्य करने की क्षमता थी, वो किस हिसाब से थी, स्किल्ड वाले की 9, अनस्किल्ड की ये, और इसकी ये। तो बोला कि फाइन 10 नॉन स्किल्ड सैलरी। तो 9 जो
जो 10 हमारे नॉन स्किल्ड है उनकी सैलरी निकालनी है। तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 ये टोटल लोग हैं और इनकी एफिशिएंसी है 9। तो 12 के हिसाब से 9 कितना काम हो जाएगा, ये 12 नंबर 108 प्लस 14 अनस्किल्ड लोग हैं, एफिशिएंसी है 5, तो 14 पंजे 70 प्लस 10 हमारे टोटल लोग हैं, एफिशिएंसी है 4, तो 10 चौके 40। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 008 और 4 7 11, 11 का 1 का सिलाई 1 और 1 और 1 2, 218। इस 218 की वैल्यू है 13100। इससे कुछ कट पाएगा क्या, देखो मेरे को लग नहीं रहा कि ये डेटा इससे कट पाएगा। मतलब ऐसा कुछ वैल्यू थी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे जितनी भी आएगी। फिर हमें निकालनी थी नॉन स्किल्ड की, तो यहाँ से कितने की वैल्यू निकालोगे आप, 40 की वैल्यू, क्योंकि 10 गुणा 4 ना 40 की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जैक्ट डेटा पता होता तो हम निकाल लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 था, कुछ इस प्रकार से था कि एक ट्रेन है, मान लो इस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट तक जा रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। जब एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं तो एक ट्रेन है 30 किलोमीटर ज़्यादा चल लेती है दूसरे ट्रेन से। देखो ये ऐसे है, लेट्स से कि ये है हमारा टोटल, इस पॉइंट पे जाके मिली। तो क्या हुआ, अगर जैसे इसने एक्स डिस्टेंस चली, ठीक है, तो एक ट्रेन ने ज़्यादा चली, ज़्यादा कौन सी चलेगी, जिसकी ज़्यादा स्पीड थी। यानी कि जब इसने एक्स चल ली तो यहाँ पे कितना चलेगी, ये एक्स प्लस 30 चलेगी। देखो सेम टाइम है, स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम टाइम पे चली है, यानी स्पीड तो हमारा क्या हो गया, सॉरी जो टाइम है वो तो हो गया हमारा कांस्टेंट, तो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या है यहाँ पे, एक्स अपॉन एक्स प्लस 30 है, वही हमारा स्पीड का हो जाएगा। एक्स किसकी मानी है मैंने, जो पहले धीरे चल रहा है, यानी इसकी 30। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 35, जो तेज वाला, तो ये 5 6 की 30, 5 7 35। इधर जाएगा तो 7x और इधर जाएगा तो 6x, तो 7x माइनस 6x x आएगा, और ये आ जाएगा 30 गुणा 6 180। तो इसका मतलब है जो x है वो 180 किलोमीटर आ गया। पूछा क्या है इसने, हमसे पूछा है तो ट्रेन के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है। देखो x ये चला था, x प्लस 30 ये चला था, तो टोटल डिस्टेंस 2x प्लस 30 हो गई हमारी। और x की वैल्यू आई है 180, तो 180 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 360, तो ये और 30 ये, तो ये आ जाएगा 390। और ये किलोमीटर में हो जाएगा हमारा, क्योंकि सारा डेटा हमारा किलोमीटर पर आवर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, कुछ इस प्रकार से है, बोल रहे फाइंड द मीडियन बिटवीन 20 एंड 62 प्राइम नंबर। 20 से जो 62 हमारे के बीच जो प्राइम नंबर है उनका हमसे मीडियन पूछा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट। तो देखो इसको हम बना लेते हैं, हमारे प्राइम नंबर निकालने हैं 20 से 22 के बीच में। तो आपको पता है कि 20 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, पहला 23 हो जाएगा, देन उसके बाद 29, और फिर कितना हो जाएगा 31, फिर 37, देन 41 43 47, और इसके बाद क्या आएगा 53, और फिर आएगा हमारा 59, 59 के बाद 61। इतने ही आएंगे ना, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। हमसे क्या पूछा था, मीडियन पूछी थी। मीडियन क्या होती है हमारी, जो एवरेज भी कह सकते हैं आप। ठीक है, मिड टर्म होती है। तो देखो मिड टर्म है, इसका मतलब है कि एक तो एवरेज तो नहीं कहेंगे, मिड टर्म होती है हमारी। तो 10 टर्म है तो मिड टर्म में 2 आएंगे, तो 4 टर्म तो हम इधर से छोड़ देते हैं और 4 ही पीछे से छोड़ देंगे। तो ये जो 2 टर्म है यही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो 3 और 1 4, और 4 और 4 8, 84, 84 का आधा कितना हो जाएगा 42। ये हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन डायरेक्शन से भी रिलेटेड आया था, क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता है क्या था क्योंकि थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन क्वेश्चन पता है ऐसे डिस्टेंस से नहीं आया था। ऐसे था कि यहाँ पे कोई बंदा चल रहा है, ऐसे चल रहा है 4 किलोमीटर चला, देन इसके बाद ऐसे गया 7 किलोमीटर, फिर यहाँ से वापस चला ये 4 किलोमीटर, और फिर ऐसे चला ये 3 किलोमीटर। यानी ये हमारा पैरेललोग्राम टाइप में ऐसी शेप बन रही थी। ठीक है, तो जो ये वाली साइड बराबर हो जाएंगे ये वाली साइड के, तो उससे हमारी ये वैल्यू पूछी थी कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन, तो ये 4 किलोमीटर आ रही थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और ऐसा क्वेश्चन आया था शिफ्ट 2 में। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 3 रुपए में 15 लेमन खरीदे तो 60% लाभ होता है, तो 1 रुपए में कितने खरीदेगा। देखो शायद इस क्वेश्चन का मैंने आपको पहले एक शॉर्टकट तरीका बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ। वैसे तो और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम पैसे, 3 रुपए में कितने खरीदे 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। फिर 60% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो टोटल लिखेंगे यहाँ पे 160, प्रॉफिट पे बेचा है ना 100 प्लस जितना भी होगा। तो अब पूछ रहा है 1 रुपए में कितना बेचे, तो 1 रुपए में रुपए ऊपर लिखते हैं, अब कितना बेचे, मान लो कि एक्स बेचे। देखो
कितना खरीदेगा, यानी उसने कितना खरीदा 1 रुपये में। तो खरीदेगा मतलब सीपी की बात कर रहा है, तो सीपी तो 100% ही होता है, तो ये आ जाएगा 100। ये देखो ये परसेंटेज में होता है ये डेटा, वैसे तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा। तो ये एक थोड़ा तरीका होता है, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो 3 से ये 5 टाइम कट जाएगा, और 5 से ये 20 टाइम कट जाएगा, और 20 अंठे 160। तो यहाँ से x हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। तो 1 रुपये में 8 उसने खरीदे होंगे और 3 रुपये में 15 बेचेगा। तो ये हमारा ऐसे ऐसा आप सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, और देखो ये शायद शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ये जिसमें भी पूछा गया था कुछ ऐसा क्वेश्चन था। देखो इसको हम सॉल्व करें तो इसके पॉइंट हटा सकते हैं हम, इसको हम लिख देंगे 125/100, और इसको तो 8 ही रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 144/100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो 200 है ये रूट के बाहर 100 निकल के आ जाएगा, 144 का 12 निकल के आ जाएगा, और 125 गुणा 8 करोगे तो आप कितना आता है, 1000 आता है ना। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 गुणा 10। तो 100 का तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 का नहीं निकल पाएगा, तो ये रूट 10 ही रह पाएगा, 0 से 0। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है क्या थी, तो उस हिसाब से तो ये इतना आ जाएगा 1.2 √10, या जो भी होगी। कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था मतलब। देखो एक ये क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को भी पता नहीं मैंने ये सही लिखा है कि नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा था पढ़ने में। बोल रहा था कि एक आर्टिकल था, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा। लेट्स से कि मान लो 100 उसका सीपी था, 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब कि 120 में बेच दिया। देन 10% लॉस लेस में परचेज करे। तो इसके बाद बोल रहा है कि अगर इसको 10% कम में खरीदा जाता, यानी दुकानदार के द्वारा, तो 100 की जगह वो 90 में खरीदता, और 18 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा। इसको हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये डेटा एग्जैक्ट नहीं पता है ना। तो 10% कम में यानी 90x में खरीदता, और 18 अधिक में बेच देता, यानी 120x। कितने में बेच देता, 120x प्लस 18 में बेच देता। ये 18 रुपये में, बाकी सारा डेटा में नहीं पता है। तो बोल रहे कि नहीं, इसमें ये था कि 18 रुपये अधिक बेचेगा तो 40% प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कुछ था। तो हमसे सीपी वगैरह कुछ पूछा था, ये था शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो अगर उस हिसाब से हम देखना चाहें 40% का लाभ, 40% कितना होता है, 2/5। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा मैं डेटा है उसको देख के थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है। तो ये सीपी से एसपी हमारा कितना हो गया, 5 से 7 हो गया। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 90x बटे, ये हमारा कितना है, एसपी हो गया ना, ये 120x। और शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आया होगा, ये कितना आ जाएगा, 5 से 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर तो 350 हो जाएंगे ये, और लिखिए देता हूँ मैं, ये 350x निकल के आ जाएगा इधर से। तो और ये कितना आएगा, 12×5 = 60, 600x प्लस का 18×5 = 90। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो देखो डेटा एग्जैक्ट नहीं पता है, बट कुछ ऐसा ही था, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, तो सीपी वगैरह कुछ पूछा होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर है, तो इसलिए आंसर नहीं निकल पा रहा है। देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 डजन का मूल्य इतना है। ये डेटा सेम नहीं है एग्जाम में आया हुआ, बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो 15 वस्तु का मूल्य पूछ लिया। 12 डजन का, 12 डजन का है या 12 वस्तुओं का होगा, ठीक है। देखो 12 डजन का है, एक डजन में कितने होते हैं, 12। तो 144 वस्तुओं का प्राइस है 14.4। तो यहाँ से एक वस्तु का निकल जाएगा, इसका पॉइंट हटा देता हूँ मैं। देखो ये 144 आ जाएगा, पॉइंट और हटा देता हूँ ये। तो ये बेसिकली कितना आ गया, इससे पूरा कट गया, 1/10 आ गया। तो बोल रहा है 15 वस्तुओं का कितना होगा, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में, ये हमारा सिर्फ 2 का सवाल है कि 8 6 से 24 बन रहा है, 9 4 से 18 बन रहा है, तो 6 4 से क्या बनेगा। ये एग्जैक्ट सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया था। देखो 8 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, 48 का आधा 24, और 9 चौक 36, 36 का आधा 18। इसका मतलब ये रहा होगा कि 6 और 4 का डबल किया और मल्टीप्लाई किया और आधा कर दिया, तो 24 का आधा 12। तो 12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो सीआई है, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है 31,800, रेट है हमारा 9%, और टाइम है 1/3 ईयर है। तो हमसे पूछा क्या था, क्या था ये क्वेश्चन यार। ओके, देखो ये था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है इसका, लेकिन इसमें क्या है, जो हम ब्याज को कैलकुलेट कर रहे हैं वो 8 मंथ के बेस्ड पे कर रहे हैं, 8 मंथ सीआई के हिसाब से। ये क्वेश्चन था ये, तो हमें सीआई निकालना था, ठीक है, इतने टाइम का। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
पहले तो देखो 12 मंथ के रेट हमारी 9% है, तो जिस हिसाब से पूछ रहे हो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। हमें चाहिए 8 मंथ के हिसाब से, तो 8 मंथ की निकाल लेंगे कैसे, ये 9/12 एक मंथ की, 8 मंथ के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो 9×8 = 72, तो ये 6% आ जाएगी। ये 6% क्या आ गई हमारी, 8 मंथ के रेट आ गई। देखो 1/3 ईयर कितना होता है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 1 साल प्लस 1/3 ईयर, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं और 12 का 3 यानी 4 महीना ये, और 1 साल में 12 महीने होते हैं और 4 ये, तो बेसिकली टोटल 16 मंथ की ये बात कर रहा है। और ब्याज को 8 मंथ के हिसाब से काउंट कर रहा है और 16 मंथ की, यानी बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि 2 साइकिल बनेंगी हमारी, 6% की क्या होंगी, 2 साइकिल बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो पूरा हमारा जो एवरेज पर क्या बोलते हैं, जो हमारा कितना ब्याज कितना आ जाएगा इस पर, 6+6 + 6 × 6/100, तो ये 12.36% हमारा ब्याज आ जाएगा। ये किस पर, 31,800, तो 31,800 का 12.36% निकाल लो यहाँ से, जो ये 16 मंथ का सीआई निकल जाएगा। या फिर आप इसमें ट्री मेथड लगा सकते हो, या आप इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हो। और 6% का देखो, 6% होता है 100 से 106, तो ये 2 से कट भी जाएगा, यानी ये 50 से 100, हाँ 50 से 53 आएगा, दोबारा भी 50 से 53 आएगा। तो ये जो आएगा ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल की वैल्यू इसके बराबर कर देंगे हम 31,800 के, तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ले लो और एक रेशियो की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर लेना, बाकी क्वेश्चन आसान था, ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। मेनली ये था कि रेट निकालनी थी हमें, जिस हिसाब से पूछ रहा है उस हिसाब से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से था कि एक ट्रेन है 360 मीटर लंबी है, एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है। कोई भी ट्रेन जब पोल को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस चलेगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 360/12 30, और मीटर पर सेकंड में है ये सारा डेटा, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। देन पूछ रहा है 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखो पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई तो चलेगी, ये शिफ्ट 2 का सवाल है और एग्जैक्ट सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया था। 360 मीटर खुद की लंबाई तो चलेगी, साथ में 150 मीटर पुल की भी तो चलेगी, तो टोटल कितना हो गया, 36×5 = 31, सॉरी 41 से 51, 510 मीटर हमारी डिस्टेंस हो गई। और जिसको ट्रेन को चलना है और ट्रेन की स्पीड है 30, तो टाइम कितना लग जाएगा, 17 सेकेंड, और यही सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बता रहे थे लोग कि 5800 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, इसके 2 पार्ट में बांट दिया, पहले पार्ट ए को, दूसरे पार्ट ये हमारा बी। पहले पार्ट को 16% के हिसाब से 2 साल के लिए सीआई के हिसाब से दे दिया, और दूसरे भाग को 20% के हिसाब से 4 साल के एसआई के लिए दे दिया। और दोनों का बोल रहा है कि जो ब्याज है सेम है, तो ए को कितना, प्रिंसिपल ए को कितना हिस्सा दिया गया। देखो ये सवाल अगर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के साथ हुआ तो सॉल्व हो जाएगा, वरना ये 5800 से कटना भी तो चाहिए। देखो जैसे मेरे ख्याल से 16% नहीं रहा होगा, क्योंकि फिर ये पता है कटेगा नहीं, कुछ और रहा होगा। देखो जैसे कुछ भी आसान मान लेते हैं, जैसे कि मान लो इसको 10% मान लेते हैं, क्योंकि इसका डेटा है ना एग्जैक्ट पता नहीं है, ये बस मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, थोड़ा लोगों ने बताया उस हिसाब से, पर मेरे को थोड़ा डेटा सही नहीं लगा। देखो 10% के हिसाब से 2 साल में तो 21% ब्याज आ जाएगा इस वाले से, और 20% के हिसाब से 4 साल का कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। बोल रहे दोनों का जो ब्याज है वो बराबर है। ठीक है, ब्याज बराबर है, यानी मान लो पहला वाला हिस्सा ए था हमारा, इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 21%, ये बराबर था। दूसरा वाला हिस्सा बी का 80%, 80%। तो यहाँ से ए और बी का अगर रेशियो निकालना चाहें तो ये 80/21 आ गया, और कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं, तो ये बेसिकली 101 आ गया, और 101 की वैल्यू 58 है, ये भी इससे नहीं कट रही है, इसका मतलब ये डेटा सही नहीं है। बट तरीका इसको यही था करने का, यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यू होगी जो इससे कटेगी, या तो ये वैल्यू सही है तो परसेंटेज में कुछ एरर है, बट यहाँ से करना ऐसा ही था। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू जो भी निकल जाती। फिर हमसे पूछा क्या था इन्होंने, ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा इस वाले से हम निकाल लेते। ठीक है, क्योंकि देखो ए रेशो बी आ जाता ना यहीं से, यहीं से आ जाता, ए रेशो बी है, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, 80 की वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, 80 की वैल्यू निकालेंगे तो ए की, और 21 की वैल्यू निकालेंगे तो बी की आ जाती। और डेटा एग्जैक्ट नहीं है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो ये एक ऐसा सवाल था, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, जिसकी साइड को 10% बढ़ा दिया और एक को 8% घटा दिया, तो ओवरऑल एरर परसेंटेज कितना हुआ। देखो साइड को 10% बढ़ा दिया, यानी 10 से 11 कर दिया,
और 8% घटा दिया। देखो ये सेम क्वेश्चन है, आई थिंक सिर्फ 2 में आया है ये क्वेश्चन। और 8% घटाने का मतलब है कि 4% होता है 1/25, 8% 2/25, यानी 25 से कितना कर दिया, 23 कर दिया। तो देखो इनिशियली जो एरिया हमारा 250 था, देन अब कितना हो गया, 11×33 अस्सी 3, 11×2 = 22, 22 और 3 25, 253। तो 3 बढ़ गया हमारा कितने पे, 250 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100। तो ये तो कट जाएगा, 50×2 100 और 50×5 3×2 6/5। तो 5×1 = 5 और ठीक है 1.2% बढ़ गया, सही किया है क्या हमने। 10% मतलब 1/10, 10 से 11, और 8% घटा दिया, 4% 1/25, 8% 2/25, 25 से 23, 250 और 11×33 सिलाई 3, 11×2 = 22, 22 और 3 25। ठीक है, ठीक किया है, ऐसा क्वेश्चन था एक। और देखो एक ये क्वेश्चन आया था, गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई क्या है, आपको पता ही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका आंसर कुछ ऐसे दिया गया, बताया मीटर सेकंड और सेकंड ऐसे करके कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बट बात तो वही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि किसी स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग का जो विकर्ण है वो 18 है। देखो वर्ग का डायगोनल 18 है, आपको पता है कि डायगोनल क्या होता है, √2 टाइम होता है साइड का, क्योंकि जब ये हमारा वर्ग है, ये ए है, ये ए है, तो ये √2 टाइम होता है ए का। तो साइड कितनी आ जाएगी, √2 से भाग लग के, यानी 18 में जब √2 को भाग दोगे तो 9√2 आ जाएगा। पूछा था कि पेरीमीटर कितना होगा, तो इसको 4 टाइम कर देंगे, 9×4 = 36 √2। देखो ये सवाल है हमारा, बोल रहा है कि के का 80% बराबर है 50% ऑफ 360, तो 50% मतलब आधा, तो इसका आधा यानी ये 180 बच जाएगा। और के परसेंट मतलब k/100 इंटू 80 बराबर, यहाँ से कितना बच गया, 180। देखो यहाँ से 0 से 0 चले जाएगा, तो के अगर हम निकालेंगे तो 180 है, इसके साथ ही 0 और चले गया, और 8 से भाग लग जाएगा। तो 8×2 = 16, बचेंगे कितने यहाँ से, 2 20, 8×2 = 16, मुझे 4×8 = 40, तो के की वैल्यू 225 आ जाएगी, यही पूछा था। नेक्स्ट सवाल था टाइम एंड वर्क से था, बोल रहा है कि ए और बी हैं, किसी काम को मिलकर 24 दिन में कर देते हैं, ये सिर्फ 2 का एग्जैक्ट सवाल है। देन आगे बोल रहा है कि ए बी सी है, तीनों मिलकर 30 दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम 120 आ जाएगा, 24×5 = 120, 30×4 = 120। 24 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, 24×5 = 120, 30×4 = 120। ऐसे कैसे हो सकता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी का सम तो 5 आ रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके ही 4 आ रहे हैं। या तो ऐसे होगा कि ये काम हमारा खराब करने वाला होगा, या फिर डेटा कुछ और रहा होगा। और होगा से मतलब ये कुछ कम होना चाहिए, 20 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अगर इसको हम 20 माने, लेट से कि क्या हो रहा है, इसको 20 मान लेते हैं, तो 20×6 = 120 आएगा हमारा। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी 1 ही बताई थी, तो यही होगा शायद डेटा। तो उस हिसाब से जब ए प्लस सी तीनों मिलके 6 है और ए प्लस बी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी 1 आएगी। तो पूछा था कि सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो 120 बटे कितना आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी 1, 120 डेज में करेगा ये। ठीक है, तो देखो ये कुछ सवाल थे जो हमारे जितने भी आ पाए, 37 क्वेश्चन थे टोटल। ज़्यादा क्वेश्चन आज के मिल नहीं पाए, क्योंकि थोड़े कुछ क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े कुछ लेंदी थे। बाकी देखो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें मैंने लिए भी नहीं है, जैसे कि इसके हो गए, जैसे कि सिलेंडर हो गए। देखो हमारा जो 3D में, जो मेंसुरेशन में जो हमारा पूछा जा रहा है 3D में, वो सिलेंडर पूछा जा रहा है, कौन पूछा जा रहा है, स्फेयर। ठीक है, और क्या आ गया हमारा, इन्हीं सब ये 3-4 चीज़ों से ही चीज़ें पूछी जा रही है नॉर्मल फॉर्मूला बेस पे। या तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं, या फिर टीएसए पूछ रहे हैं, या फिर सीएसए पूछ रहे हैं। प्रिज्म पिरामिड वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो बस आप इनके नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला याद कर लो, उनसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने पिछले जो 1-2 शिफ्ट और जितने भी मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए हैं, उनमें इस टाइप के भर भर के क्वेश्चन है कौन वगैरह के, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सारे लिए भी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी देखो आपको पता है कि 17 तारीख को हमारा, 17 जून को इसका लास्ट एग्ज़ाम है, तो उसका हम एनालिसिस नहीं करेंगे। देखो उसका एक रीज़न है, क्योंकि 17 के बाद कोई एग्ज़ाम तो है नहीं इसका, तो एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। हम एनालिसिस तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन किसका करेंगे, जब आंसर की आ जाएगी, तो जो ओरिजिनल आंसर की आएगी ना, उसी से हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं। जैसे कि मैंने लेवल 4 और 6 का मैंने आपको
मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन का जब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया था, वैसे ही इस जो लेवल 2, 3, 5 इन सब का मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि देखो, जब हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। यहाँ तो हम चीज़ों को थोड़ा वैल्यूज पता नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करके निकालते हैं। जब एग्जैक्ट हमारे पास चीज़ें होंगी तो चीज़ें कहीं समझने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, और मुझे समझाने में भी आएगा, क्योंकि मेरे पास एक सही डेटा होगा तो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलो, इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जिन भी लोगों का आने वाले जैसे कि आज के दिन ही एग्ज़ाम है 17 तारीख को, उन सभी को गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।